हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रोडक्शन फंक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समय के संदर्भ में उत्पादन फलन। समय के संदर्भ में हम उत्पादन फलन को दो भागों में विभक्त करके अध्ययन करते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। यूं तो अल्पकाल और दीर्घकाल की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन किसी भी अर्थशास्त्री ने नहीं दी है, इसकी कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की है, यानी कितने समय को तो हम अल्पकाल कहेंगे और कितने समय को हम दीर्घकाल कहेंगे। लेकिन फिर भी अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि अल्पकालीन समय इतना समय होता है जिसमें उत्पत्ति के समस्त साधनों को परिवर्तित करना संभव नहीं होता है, जबकि दीर्घकालीन समय पर्याप्त समय होता है जिसमें उत्पत्ति के समस्त साधनों में परिवर्तन करना संभव हो जाता है। इसलिए अल्पकालीन समय में साधनों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। आज पहले हम अल्पकालीन उत्पादन फलन को पढ़ने जा रहे हैं और अल्पकालीन उत्पादन फलन में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ये सिद्धांत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इस सिद्धांत में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि अल्पकालीन समय में जब एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा को प्रयुक्त किया जाता है और जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाला सीमांत उत्पादन निरंतर गिरता हुआ प्राप्त होता है। कुल उत्पादन बढ़ता है लेकिन उसके बढ़ने की दर गिरती हुई होती है। अब हमारे सामने दो शब्द आए हैं, सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुल उत्पादन किसे कहते हैं। उत्पत्ति के समस्त साधनों के द्वारा जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन समस्त वस्तुओं की मात्रा का योग ही कुल उत्पादन कहलाता है। अब हम सीमांत उत्पादन को परिभाषित करते हैं। सीमांत उत्पादन की परिभाषा मैं आपको तीन प्रकार से बताऊंगी। सबसे पहली जो डेफिनेशन है सीमांत उत्पादन की वो ये है कि साधन की अंतिम इकाई के द्वारा प्राप्त उत्पादन सीमांत उत्पादन कहलाता है। यानी जितने भी साधन प्रयुक्त किए जा रहे हैं, लास्ट जो यूनिट है साधन की वो जो प्रोडक्शन में योगदान देती है वह सीमांत उत्पादन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि साधन की एक अतिरिक्त इकाई को प्रयुक्त करने पर कुल उत्पादन में होने वाला अतिरिक्त परिवर्तन सीमांत उत्पादन कहलाता है। तीसरी इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि साधन की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त कुल उत्पादन में से पिछली इकाई से प्राप्त कुल उत्पादन को घटाने पर जो शेषफल बचता है वह सीमांत उत्पादन कहलाता है। मैं इसे आपको एक उदाहरण के द्वारा भी बता देती हूँ कि मान लीजिए 10 श्रमिक मिलकर के 100 केजी गेहूं का उत्पादन करते हैं और यदि 11वें श्रमिक को प्रयुक्त किया जाता है, श्रमिक की एक इकाई और बढ़ा दी जाती है तो कुल उत्पादन 100 केजी से बढ़कर के 110 केजी हो जाता है। अब हम सीमांत उत्पादन को परिभाषित करते हैं। जो पहली परिभाषा मैंने आपको दी थी कि साधन की अंतिम इकाई के द्वारा उत्पादन में दिया गया योगदान। अब अंतिम इकाई कितना उत्पादन प्रस्तुत कर रही है वो आप देख के पता लगा सकते हैं कि जब 10 श्रमिक 100 केजी का उत्पादन करते हैं और 11वां श्रमिक जब जुड़ जाता है तो उत्पादन 100 से 110 केजी हो जाता है। इसका मतलब कि साधन की अंतिम इकाई का उत्पादन में योगदान है 10 केजी। तो ये 10 केजी जो है यह सीमांत उत्पादन कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि साधन की एक अतिरिक्त इकाई को प्रयुक्त करने पर कुल उत्पादन में होने वाला अतिरिक्त परिवर्तन। जैसे पहले 10 श्रमिक मिलकर के 100 केजी उत्पादन कर रहे थे, अब एक अतिरिक्त इकाई प्रयुक्त की, 11वीं इकाई अतिरिक्त इकाई है साधन की, तो ऐसा करने से उत्पादन में जो अतिरिक्त वृद्धि हुई है 100 से उत्पादन बढ़कर के 110 केजी हो गया, तो पुनः 10 केजी जो आ रहा है वह सीमांत उत्पादन कहलाएगा। तीसरी जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि साधन की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त कुल उत्पादन में से पिछली इकाई से प्राप्त कुल उत्पादन को घटाने पर जो शेषफल बचता है वह सीमांत उत्पादन कहलाता है। यहाँ देखिए कि अगली इकाई है 11वीं, ये कुल उत्पादन दे रही है 110 केजी, अब पिछली इकाई है 10 जिसका कुल उत्पादन है 100 केजी, 110 माइनस 100 बराबर 10 केजी। तो इस तरह आपने देखा कि सीमांत मूल्य को हम तीन प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कुल उत्पादन किसे कहते हैं और सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं। लीजिए, सीमांत उत्पत्ति जो उत्पत्ति ह्रास नियम है, इस उत्पत्ति ह्रास नियम को हम अब टेबल की सहायता से समझते हैं। आपके सामने एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में हमने सबसे पहले स्थिर साधन को लिया है जो हर स्थान पर स्थिर है, फिक्स्ड है, यानी एक 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 यूनिट स्थिर साधन की काम में ली जा रही है। अब हम परिवर्तनशील साधन को ले रहे हैं। परिवर्तनशील साधन जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि
होती चली जा रही है। स्थिर साधन चूंकि स्थिर है, चाहे उत्पादन कितना ही हो, स्थिर साधन की मात्रा हमेशा स्थिर ही रहेगी। फिर परिवर्तनशील साधन जो लगातार बढ़ रहा है, तो एक स्थिर साधन के साथ जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो इसका प्रभाव मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन पर क्या पड़ता है। आप ध्यान दीजिए कि एक स्थिर साधन और एक परिवर्तनशील साधन मिलकर के 50 यूनिट टोटल प्रोडक्शन करते हैं। जब परिवर्तनशील साधन की एक इकाई को बढ़ा दिया जाता है तो कुल उत्पादन 50 से बढ़कर के 90 केजी हो जाता है, यानी कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। जब तीसरी यूनिट बढ़ाई जाती है तो कुल उत्पादन बढ़कर के 120 केजी हो जाता है। चौथी यूनिट के आने पर 140, पांचवी यूनिट के आने पर 150, छठी यूनिट आने पर 150 और सातवीं यूनिट आने पर 140 कुल उत्पादन हो जाता है। यहाँ इस टेबल को देख करके आपको ये पता चल जाता है कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बढ़ने की जो दर है वह घटती भी है। और ये पता चलेगा हमें मार्जिनल वैल्यू से। मार्जिनल वैल्यू पे आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट यूनिट जो है प्रोडक्शन की, जहां एक स्थिर साधन और एक परिवर्तनशील साधन प्रयुक्त किया जा रहा है, वहां पर सीमांत उत्पादन है 50 इकाई का। इसके पश्चात जब दूसरी इकाई प्रयुक्त की जाती है, कुल उत्पादन बढ़ के 50 से 90 हो जाता है। जैसे मैंने आपको थर्ड डेफिनेशन में बताया था कि सीमांत उत्पादन ज्ञात करने के लिए हम अगली इकाई के कुल उत्पादन में से पिछली इकाई के कुल उत्पादन को घटा देते हैं। तो 90 में से 50 घटाने पर 40 आ जाता है, तो ये 40 सीमांत उत्पादन है। इसी प्रकार 120 में से 90 को माइनस किया तो यहाँ 30 आ गया। 140 में से 120 को माइनस किया तो यहाँ 20 आ गया। 150 में से 140 माइनस किया यहाँ 10 आ गया। 150 में से 150 को माइनस किया यानी 0। और फिर 140 माइनस 150 तो ये आ गया -10। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मार्जिनल प्रोडक्शन लगातार घटता जा रहा है, गिरता जा रहा है। एक सीमा पर आकर के ये 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। और उसके पश्चात भी यदि हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते चले जाते हैं तो ऐसा करने पर सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है। ध्यान देने की बात है कि मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव होता है, टोटल प्रोडक्शन विल नेवर बी नेगेटिव और 0। कुल उत्पादन कभी भी ना तो 0 हो सकता है और ना ही ऋणात्मक हो सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीमांत उत्पादन की। ये तालिका थी। अब इस तालिका के पश्चात हम इस रेखा चित्र की सहायता से इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपके सामने 2 रेखा चित्र बने हुए हैं। नीचे वाला जो रेखा चित्र है उसमें हमने मार्जिनल प्रोडक्शन को लिया है और ऊपर वाले रेखा चित्र में हमने टोटल प्रोडक्शन को लिया है। ये जो मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है, ये देखिए ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। ना केवल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, बल्कि 3 सिचुएशंस ये आपको बता रहा है। कौन सी? कि ये यहां से गिर रहा है, यहां से गिरते 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 यहां तक आया, यहां से लेकर के यहां तक घट रहा है परंतु धनात्मक है। क्या घट रहा है? सीमांत उत्पादन घट रहा है परंतु धनात्मक है। देखिए 50, 40, 30, 20, 10, 0 यहां तक धनात्मक है। इसके पश्चात यहां आकर के सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है और इसके पश्चात सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है। इस सीमांत उत्पादन की सहायता से ही हम कुल उत्पादन को ज्ञात करते हैं। इस रेखा चित्र की सहायता से हम इस रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। ये जो रेखा चित्र है ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके बढ़ने की दर घटती हुई है। मार्जिनल वैल्यूज जो है, सीमांत मूल्य, इसे हम रेट ऑफ चेंज के नाम से भी जान सकते हैं। ये परिवर्तन की दर है, यानी कुल उत्पादन में किस दर से परिवर्तन हो रहा है उसे सीमांत मूल्य प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा आप कि सीमांत उत्पादन यहाँ से यहाँ तक धनात्मक है, गिर रहा है परंतु धनात्मक है, यहाँ आकर 0 हो जाता है और उसके पश्चात ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है। कुल उत्पादन यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सीमांत उत्पादन घट रहा है परंतु धनात्मक है, इसलिए कुल उत्पादन बढ़ रहा है परंतु उसके बढ़ने की दर घटती हुई है। जिस स्थान पर मार्जिनल वैल्यू 0 हो जाती है, मार्जिनल प्रोडक्शन जहां 0 हो जाता है, ठीक उस स्थान पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है। ये देखिएगा कि कुल उत्पादन जो है ये यहाँ पर अधिकतम हो जाता है। यहाँ 0 है मार्जिनल प्रोडक्शन और यहाँ टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम 150 यूनिट का हो रहा है। फिर इसके पश्चात जब मार्जिनल नेगेटिव होना शुरू हो जाता है तो टोटल प्रोडक्शन कर्व जो है वो नीचे की ओर झुकना शुरू हो जाता है, यानी कुल उत्पादन में कमी होना शुरू हो जाती है।
कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी एक चीज हमेशा याद रखनी है, वो क्या है कि टोटल प्रोडक्शन विल नेवर बी जीरो और नेगेटिव। कुल उत्पादन कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं होगा।